नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक पार्ट से रेडियो एक्टिव क्षय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का अवकलित और समाकलित वेग समीकरण निकाला था। ठीक वैसे ही इस रेडियो एक्टिव क्षय अभिक्रिया के लिए अवकलित समाकलित वेग समीकरण निकलेगा। रेडियो एक्टिव से भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण में इस रेडियो एक्टिव क्षय अभिक्रिया को पढ़ा। इसी प्रकार से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए भी हमने पहले अवकलित समाकलित वेग समीकरण और इनके उदाहरण पढ़े थे। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो मुख्य उदाहरण है रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया, उसके लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ हैं जो अनवरत अपने में से विकिरण या कुछ पार्टिकल का उत्सर्जन करते रहते हैं और इससे रेडियो एक्टिव क्षय भी कह सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन प्रक्रम प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। यदि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ इकाई समय में जितने परमाणुओं को विघटित करता है वह उसका रेडियो एक्टिव विघटन वेग कहलाता है। इसके लिए माना एक सामान्य रेडियो एक्टिव जो अभिक्रिया है वो ये है ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट में प्रारंभ में समय t = 0 पर अभिकारक की सांद्रता को हमने यहाँ पर n0 लिखा है या n0 लिखा है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ के अणुओं की संख्या के हिसाब से ये n लिखा गया है, सांद्रता संख्या के रूप में है। पहले हमने अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को A0 लिखा था, वो सांद्रता के रूप में ही थी। यहाँ पे हमने अभिकारक की सांद्रता को रेडियो एक्टिव कणों की संख्या के आधार पर n0 लिख दिया है। इसी प्रकार से रेडियो एक्टिव से होता रहेगा। समय t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सांद्रता है वो nt हो जाती है, यानी इसमें से nt कम है, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो विघटित हो जाते हैं। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा के हिसाब से अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है। तो यहाँ पे दर समानुपाती nt कर दिया। समय t पर अभिकारक की सांद्रता nt जो संख्या के रूप में लिखी गई है। इस प्रकार से दर बराबर समानुपाती को हटाते हैं तो समानुपाती स्थिरांक लैम्डा लिखा गया, लैम्डा nt। यहाँ पे लैम्डा क्षय नियतांक है, ये समानुपाती स्थिरांक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने इस लैम्डा की जगह k लिखा था, ठीक k की जगह ही लैम्डा है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया में A0 लिखा था, यहाँ पर n0 है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में केवल A लिखा था, इसकी जगह यहाँ पर nt है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के लिए वेग जो है वो बराबर लैम्डा nt, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। इसी प्रकार से वेग नियम से जो वेग आएगा वो nt की सांद्रता में समय dt के साथ चेंज dnt/dt, क्योंकि अभिकारक के हिसाब से लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस सिंबल लिख दिया गया, माइनस में आ जाएगा ये समीकरण 2।
अब चूँकि समीकरण 1 और 2 दोनों ही इस रेडियोएक्टिव अभिक्रिया के लिए वेग के समीकरण हैं, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दिया इनको। लैम्डा एन टी बराबर माइनस डी एन टी अपॉन डी टी। इसको इस प्रकार से डी टी अलग कर दिया, डी एन टी अलग कर दिया। जो जिसके सापेक्ष में समाकलित हो सकता है उन पदों को उनके सापेक्ष में कर दिया गया। माइनस लैम्डा डी टी बराबर डी एन टी बटा एन टी। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो लैम्डा डी टी माइनस का समाकलन बराबर समाकलन डी एन टी अपॉन एन टी कह सकते हैं, या 1 अपॉन एन टी डी एन टी कह सकते हैं इनको। क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है और डी टी का समाकलन टी होगा तो माइनस लैम्डा टी। समाकलन स्थिरांक किसी भी साइड में लिख सकते हैं, प्लस सी लिख दिया जैसे एल एच एस की साइड में। 1 अपॉन एन टी का समाकलन एन टी के सापेक्ष में एल एन एन टी होगा, तो ये एल एन एन टी लिख दिया। समीकरण 4 आ गया। अब हमें समीकरण 4 से समाकलन जो लिखा है एक सी, इस सी का मान कैसे निकालेंगे। ये कांस्टेंट जो सी लिखा गया है उस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्रारंभिक जो शर्त थी उसके आधार पे निकालते हैं। प्रारंभ में समय t इक्वल टू 0 पर अभिकारक की सांद्रता n 0 थी। इसका मतलब n t की जगह पर आप n 0 कर देंगे। तब समीकरण 4 से t 0 करेंगे तो माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस सी बराबर एल एन एन टी की जगह n 0 कर दिया, तो इससे c बराबर एल एन एन 0 आ जाएगा। इस c बराबर एल एन एन 0 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में जब रखते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार का समीकरण आ जाता है। माइनस लैम्डा टी प्लस एल एन एन 0 बराबर एल एन एन टी। लॉग के जो पद हैं वो एक साइड में कर देंगे, तो लैम्डा टी को उस साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और एल एन एन टी को एल एच एस की तरफ भेजेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो एल एन एन 0 माइनस एल एन एन टी इक्वल टू लैम्डा टी। इससे लैम्डा टी बराबर, क्योंकि log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n कर दिया गया, तो लैम्डा टी इक्वल टू एल एन एन 0 अपॉन एन टी। ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण यह समीकरण बन गया आपके लैम्डा टी बराबर एल एन एन 0 अपॉन एन टी। इसको आप एन 0 के लिए यदि सोल्व करेंगे तो एंटीलॉग लेना पड़ेगा, और एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग लैम्डा टी आ जाएगा और एन टी इधर से गुणा में आ जाएगा। तो एन 0 इक्वल टू एन टी ई की पावर लैम्डा टी। या इस समीकरण को एन टी के लिए सोल्व करते हैं, किसी समय पर अभिकारक की सांद्रता या रेडियोएक्टिव पदार्थ की संख्या या रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा एन टी बराबर एन 0 हो जाएगा और ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। तो ये मुख्य फॉर्मूला बन गया, एन टी बराबर एन 0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से हम किसी समय टी पर रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा एन टी ज्ञात कर सकते हैं जब उसकी प्रारंभिक मात्रा एन 0 और क्षय नियतांक लैम्डा टी दिया हुआ हो। न्यूमेरिकल प्रश्न में ये फॉर्मूला काम में आएगा। इसी प्रकार से जो ऊपर जो पहले फॉर्मूला आया था लैम्डा टी इक्वल टू एल एन एन 0 अपॉन एन टी, इसमें
ln जो है वो log आधार e में, यदि इसको आधार 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से गुणा करोगे आप, तो लेमडा टी इक्वल टू 2.303 log nt अपॉन n0 अपॉन nt ये आ गया। और यदि इसको t के लिए सोल्व कर सकते हैं या लेमडा के लिए सोल्व कर सकते हैं। यदि इसको लेमडा के लिए सोल्व करते हैं तो 2.303 अपॉन टी यहाँ भाग में चला जाएगा और log n0 अपॉन nt, ये समीकरण नंबर 6 मुख्य समीकरण है। ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के लिए से नियतांक ज्ञात करने का समीकरण है, जब उसका समय पर और प्रारंभिक दोनों पर सांद्रताएं दी हुई हो। इसी प्रकार से समीकरण 6 को t के लिए यदि सोल्व करेंगे तो t बराबर 2.303 अपॉन लेमडा आ जाएगा। लेमडा अब यहाँ पर बटा में आ जाएगा और log n0 अपॉन nt रहेगा। ये भी समीकरण 6 ही मान लो, इसको भी जो यहाँ लिखा नहीं गया है आप इसे समझ सकते हैं। अब ये जो समीकरण 6 समय t निकालने के लिए कि यदि से नियतांक दिया हुआ हो और समय t पर और प्रारंभिक की सांद्रताएं दी हुई हो तो उस सांद्रता को होने में या उतना विघटन होने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करने के लिए ये आपका फॉर्मूला काम आएगा। अब समीकरण 6 को t के लिए सोल्व किया तो जो समीकरण बना था उससे आप रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल ज्ञात कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल जो होगा वो क्या होगा, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव विघटन आधा हो जाता है या रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, यानी nt आपका n0/2 हो जाए, तो उस समय को आप अर्धायुकाल कहेंगे। तो समीकरण 6 में t की जगह t हाफ कर देंगे और nt की जगह n0/2 कर देंगे, तो हमारे पास में जो समीकरण बनेगा लेमडा के लिए समीकरण बनेगा और उसको t आपके लिए कर दोगे तो t आपका समीकरण जो बनेगा 2.303 अपॉन लेमडा और log n0/n0/2, इससे n0 कैंसिल हो जाएगा और log 2 बचेगा। log 2 का मान जो होता है वो 0.3010 होता है। इस प्रकार से t हाफ का ऊपर ये गुणा हो जाएंगे 2.303 और 0.3010 0.693 हो जाएंगे। तो t हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा, ये रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल है निकालने का फॉर्मूला है यदि उसका से नियतांक लेमडा दिया हुआ हो। ये बिल्कुल वैसी ही अर्धायुकाल है जब लेमडा की जगह के मानते हैं, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया में जैसे निकाला था ठीक वैसा ही है। तो रेडियो एक्टिव विघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया ही है। अब कुछ अगला टॉपिक जो आपका बन रहा है वो है माध्य या औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन स्थिरांक लेमडा का व्युत्क्रम ही औसत आयु कहलाता है। इसको आप यदि टो से लिखते हो तो टो बराबर 1/λ, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। टो बराबर 1/λ, लेमडा का जो फॉर्मूला था वो 0.693 अपॉन t हाफ था, वो यहाँ रखेंगे तो आपका ये समीकरण बन जाएगा। t बराबर 1/0.693 को सोल्व करेंगे तो 1.44 आ जाएगा, ऊपर t हाफ है तो टो बराबर 1.44 t हाफ, ये औसत या माध्य एवरेज जो समय है रेडियो एक्टिव विघटन का वो निकालने का फॉर्मूला है। आगे हम इसी प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक अलग प्रकार है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किसको कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी अभिक्रिया वास्तव में तो प्रथम कोटि की हो लेकिन वो प्रथम कोटि की दिखती नहीं है बल्कि
अधिक कोटि की दिखती हैं। इसमें अधिक कोटि का दिखने का मतलब उसमें अणु संख्याता अधिक है और कोटि उसकी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अणु संख्याता और कोटि में यदि अंतर है तो ऐसी अभिक्रियाएं छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाएगी। और छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए परिभाषा दे रहा हूँ मैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु संख्याता का मान 2 या अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। केवल इतना ही हो छद्म कोटि अभिक्रिया तो उसको कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु संख्याता और कोटि में अंतर हो, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ पर जैसे अच्छा ये अणु संख्याता ज़्यादा होती है और कोटि कम आती है, इसका मतलब कुछ जो अणु होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, वेग समीकरण में उनकी सांद्रता नहीं लिखी जाती है, तब वो आपकी छद्म कोटि अभिक्रिया बनती हैं। तो जैसे यहाँ पर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया है, शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ शर्करा सुक्रोज। यहाँ जो C12H22O11 AQ प्लस H2OL और अम्ल ये माध्यम में H+ के माध्यम में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ग्लूकोज और प्लस में फ्रक्टोज बन रहा है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का जब वेग निकालते हैं या वेग नियम लिखते हैं तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती शर्करा C12H22O11 AQ के 1 घात पे डिपेंड करेगा और H2O की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगा। H2O की सांद्रता पर 0 घात लिख देंगे तो H2O की 0 का मतलब 1 और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, केवल जो सुक्रोज हैं या जो शर्करा है उसी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ये तभी संभव होता है जब इसमें लिया गया जल जो होता है वो अधिक मात्रा में लिया जाता है, यानी जल की सांद्रता में चेंज नगण्य मान सकते हैं अपन, क्योंकि जब जल आधिक्य में हो तो सांद्रता में कोई चेंज विशेष नहीं होता है। इसी प्रकार से एस्टर का जल अपघटन है। एस्टर का जल अपघटन आप करते हैं तो एस्टर यहाँ पर एथिल एस्टेट लिखा गया है CH3COO2OH5, इसमें H2O एक्वस में लिया गया है और आधिक्य में लिया गया है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन रहा है। अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पे डिपेंड करेगा। एस्टर की 1 घात सांद्रता है जबकि जल की यहाँ पर सांद्रता 0 घात लिखी हुई है, यानी H2O आधिक्य में है तो उस पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। तो आज इतना ही, कल हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, आगे ले लेंगे इसको। तो बच्चों आपके लिए असाइनमेंट यह है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित समझिए, या अगला क्वेश्चन बन सकता है माध्य या औसत एवरेज वेग रेडियोएक्टिव विघटन के लिए क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। या बड़े क्वेश्चन में रेडियोएक्टिव अभिक्रिया के लिए क्षय गुणांक, क्षय नियतांक निकालिए, या इसके लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, या रेडियोएक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका असाइनमेंट है और इसके साथ में थैंक्स।